दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री इस वक्त कोलैप्स कर रही है। इन्फ्लेशन महंगाई पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस सिर्फ जुलाई के महीने में तकरीबन 70,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। कनाडा के सड़कों पर नशा खुलेआम दिख रहा है। वायलेंस और क्राइम रेट पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा है और पिछले 2 सालों में तो ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। कनाडा में घर रेंट करना और ख़रीदना करीबन 70% पॉपुलेशन के लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। पिछले 10 सालों में कनाडा में होमलेसनेस मतलब जिन लोगों के पास रहने को कोई घर नहीं, उनकी परसेंटेज ऑलमोस्ट डबल हो गई है। सेकंड बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसकी इमिग्रेशन लेने के लिए हमारे लोग लाइंस में लगे हुए हैं। कनाडा आज इस हाल में कैसे पहुंचा? इसका जवाब वो 4 रीजंस है जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर सुने। यह है कनाडा, अमेरिका के बिल्कुल ऊपर एरिया के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री। कनाडा के वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है। कनाडा और यूएस का बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है और इंटरेस्टिंगली कनाडा की 80% पॉपुलेशन इस बॉर्डर के 100 माइल्स के रेडियस के अंदर ही रहती है। इनफैक्ट 50% कैनेडियंस इस लाइन के नीचे इधर रहते हैं। कनाडा का ये प्रोविंस ओंटारियो अराउंड 40% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। इस पॉपुलेशन पैटर्न की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कनाडा में बहुत सख्त सर्दी है और स्पेशली नॉर्दर्न साइड पर तो हर तरफ बर्फ़ है या फिर बहुत ही ज़्यादा झीलें और दरिया है। हमारी पूरी ज़मीन की 50% फ्रेश वाटर लेक्स कनाडा में है। कनाडा नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल है। कनाडा के पास दुनिया के चौथे सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व है। इसके अलावा कनाडा में पोटैश, यूरेनियम, कोल, जियोथर्मल एनर्जी और नेचुरल गैस के भी बहुत बड़े रिजर्व है। बेशुमार लेक्स और पानी के रिजर्व होने की वजह से कनाडा की 60% एनर्जी हाइड्रोथर्मल प्लांट से आती है और इसलिए कनाडा दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पानी से बिजली पैदा करने वाला कंट्री है। कनाडा की मेन इंडस्ट्री रियल इस्टेट, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग है और ये सारी इन प्रोविंसेस में है और इसीलिए मेजॉरिटी पॉपुलेशन इधर ही रहती है। इतनी ज़बरदस्त कंडीशन होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में कनाडा का ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। 2021 में सिर्फ 45% इमिग्रेंट्स कैनेडियन नेशनल बने। ये वो लोग थे जो 10 साल पहले 2011 में कनाडा आए थे। इस रेशो को अगर 20 साल पहले से कंपेयर करें तो 2001 में 75% इमिग्रेंट नेशनल बने थे। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग जो अब कनाडा आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में कनाडा में नहीं रुकना चाहते। एक रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग 2018 के बाद आने वाले 20% इमिग्रेंट्स कनाडा को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत ही परेशानी वाली बात है बिकॉज जब किसी भी कंट्री के इमिग्रेंट्स उसको छोड़कर जाने लगे या वो उसकी नेशनलिटी लेने में इंटरेस्टेड ना हो तो ये बहुत ही डेंजरस साइन होता है। और इस क्राइसिस की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये कलर सर्कल आपको दिख रहा है कि पिछले 10 सालों में कनाडा में घरों की प्राइसेस में कितना चेंज आया है। 2008 के बाद से हाउसिंग प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गई है। एक बहुत ही फेमस कैनेडियन ब्लॉगर के अकॉर्डिंग कनाडा के शहर वाटरलू में 1 बेडरूम 1 बाथरूम अपार्टमेंट जो 2017 में $900 पर मंथ रेट पर मिलता था, अब 2023 में उसका रेट $2000 मतलब 6 सालों में रेट 120% ऊपर गया है। इसी तरह घर खरीदने के लिए 2015 में जो मॉर्गेज $1400 पर मंथ था, अब वो अराउंड $3500 पर मंथ हो गया है। मतलब कनाडा के बड़े शहरों में जहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं एक छोटा सा 1 बेड अपार्टमेंट का रेट $2000 है और अगर आप उसे ख़रीदना चाहते हैं तो उसका मॉर्गेज है $3500 पर मंथ। ऐसी सिचुएशन है जबकि कनाडा में एवरेज मंथली सैलरी $4000 से $6000 पर मंथ के दरमियान है। फिर हाई टैक्स रेट और खाने पीने और ट्रैवल के खर्चे अलग। आप इतना रेट या मॉर्गेज कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? और ये $6000 पर मंथ सैलरी भी थोड़ी अपर रेंज वाइट कॉलर जॉब में है। कनाडा में एवरेज एनुअल सैलरी $60000 है, मतलब $5000 पर मंथ। इसीलिए एक रिसेंट सर्वे में ये फाइंडिंग सामने आई है कि 63% कैनेडियन के पास अपना घर नहीं है और उन्होंने लिटरली इस आइडिया को भी गिव अप कर दिया है कि अब वो कभी अपना घर नहीं ले सकेंगे। और इसकी वजह यह है कि अगर आपकी एनुअल सैलरी $60000 है तो आप आफ्टर टैक्स ये अराउंड $50000 रह जाएगी। और अगर आप मेन सिटीज़ जैसे कि टोरंटो, वैंकूवर या वाटरलू में रहते हैं तो आराम से $20,000 से $25,000 का आपको एनुअल रेट होगा। इसमें फिर $5,000 खाने का खर्चा जो कि मिनिमम है, फिर आप इंश्योरेंस, फिर मेडिकल इंश्योरेंस
और फिर कभी कभार शॉपिंग, स्पेशली गर्म कपड़ों की, बिकॉज बहुत सख्त ठंड होती है कनाडा में। तो एंड में आपके पास इतने पैसे नहीं बचते हैं कि आप इन बड़े शहरों में कोई एवरेज सा घर ले सके। आपको कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे कि आप इतना पैसा इकट्ठा कर सके कि अपना खुद का एक एवरेज सा घर ले सके। तो ये बढ़ती हुई हाउसिंग प्राइसेस तो पहली रीज़न है जिसकी वजह से लोगों के लिए कनाडा में रहना मुश्किल होता जा रहा है, स्पेशली वो लोग जो 2019 के बाद कनाडा में आए हैं। दूसरी रीज़न है स्लो जॉब मार्केट। असल में कनाडा बहुत हैवीली नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है और इसीलिए ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग या रियल एस्टेट सेक्टर में है। कनाडा का 70% जीडीपी नेचुरल रिसोर्सेज से आता है और कनाडा की 50% मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की है। इसी तरह ये जो सारा हाउसिंग बबल बना हुआ है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सारा पैसा इंडस्ट्रीज़ के बजाय रियल एस्टेट में जाता है, क्योंकि घरों की प्राइसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इन्वेस्टर बिजनेसेस ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जब इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी तो जॉब कैसे क्रिएट होगी। इसी तरह कनाडा में सबसे बड़ी 2 एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ ऑयल और कार मैन्युफैक्चरिंग दोनों तेज़ी से डिक्लाइन कर रही है। कनाडा में ज़्यादातर ऑयल इधर अल्बर्टा से निकलता है और इसमें से अराउंड 70% अमेरिका जो जाता है। ये ऑयल एक्सट्रैक्ट और माइन करना अमेरिका को थोड़ा महंगा पड़ता है और इसीलिए अमेरिका अब अपने ऑयल रिजर्व से इससे कंपैरेटिवली सस्ता ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कैनेडियन ऑयल की डिमांड गिरती जा रही है और नतीजतन ऑयल से जुड़ी कंपनीज के रेवेन्यू गिर रहे हैं और वो लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। इसी तरह 2008 के रिसेप्शन के बाद से कनाडा में कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगातार टेक लाइन कर रही है। 1999 में कनाडा में 3 मिलियन गाड़ियां बनी थी, जबकि 2020 तक ये प्रोडक्शन 1.4 मिलियन तक रह गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये कंपनीज अब कनाडा से मैक्सिको शिफ्ट हो रही है, बिकॉज वहाँ पर लेबर कॉस्ट काफ़ी कम पड़ती है। कनाडा में सबसे ज़्यादा जो लोग हिट हुए हैं वो स्टूडेंट है, स्पेशली वो जो इंडिया और पाकिस्तान से इस उम्मीद पर जाते हैं कि किसी डिग्री में एडमिशन लेकर कुछ पार्ट टाइम काम करके पैसा बना लेंगे और फिर फाइनली PR वगैरह लेकर नेशनल बन जाएंगे। मगर अब हालात बहुत बदल चुके हैं। पार्ट टाइम जॉब में ज़्यादातर क्लीनिंग वगैरह या फिर वेयर हाउसेस में लेबर वर्क की जॉब होती है, मगर अब वो भी करीबन फुल हो चुकी है, बिकॉज पिछले कुछ सालों में इतने ज़्यादा लोग साउथ एशिया से कनाडा गए हैं कि लेबर वाली जॉब में तो ऑक्यूपेंसी ही नहीं रही और इवन स्किल्स रिलेटेड जॉब जैसे कि IT इंजीनियरिंग या फाइनेंस में भी कंपटीशन बहुत टफ है। असल में कोविड में कनाडा को बहुत बड़ी हिट पड़ी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेसेस शट डाउन हो गए और फिर अगले ही साल रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गई, जिससे एक ग्लोबल रिसेशन आ गया। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, इस सारे अरसे में स्पेशली एशिया के लाखों इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स कनाडा में करियर बनाने के लिए आए। तो अब सिचुएशन ये है कि लोगों की ओवर सप्लाई है और काम कोई है ही नहीं। आपके लिए बेस्ट यही है कि अगर आपने कनाडा जाना है तो आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन स्किल होना चाहिए जो वहाँ पर बहुत ही कम लोगों के पास है, क्योंकि पिछले एक साल में 2021 से 2022 के दरमियान जितने लोग कनाडा आए उतने लोग पिछले 20 सालों में किसी एक साल में कनाडा नहीं आए। तो इन शॉर्ट लोग बहुत ज़्यादा है और जॉब्स बहुत थोड़ी। तीसरी वजह जो कनाडा को लेस डिज़ायरेबल बना रही है वो है बढ़ता हुआ वायलेंस। 2020 के बाद से कनाडा में आर्म रॉबरी और मर्डर के केस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। बहुत सी कैनेडियन न्यूज़ एजेंसीज के मुताबिक ऐसे वायलेंस क्राइम्स आज तक कनाडा में कभी देखने में नहीं आए और इन सब में जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है अनप्रोवोक्ड रैंडम अटैक। कोविड के बाद से कनाडा में आम शहरियों पर बगैर किसी वजह से अटैक्स बहुत आम हो गए हैं। आप स्ट्रीट में जा रहे होंगे और सडनली कोई आपकी बॉडी में चाकू मार देगा या धक्का दे देगा या पंच करके भाग जाएगा। 2021 में सिर्फ वैंक्यूअर में करीबन 1700 लोगों पर ऐसे अटैक्स हुए। क्राइम एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन अटैक्स की बड़ी वजह मेंटल इलनेस है। कोविड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और सख्त टैक्सेशन लॉस की वजह से बहुत से लोग मेंटली इफेक्ट हुए हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में फिर ऐसी हरकतें करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर विक्टिम एशियंस थे जिन पे ये अटैक हुए। तो हो सकता है कि रेसिज्म या भी कोई एलिमेंट हो, बट ओवरऑल अगर आप किसी भी ऐसे जानने वाले से पूछे जो बहुत साल से कनाडा में रह रहा है तो वो आपको ये चीज़ कंफर्म करेगा कि रिसेंटली वायलेंस और क्राइम रेट काफ़ी बढ़ गया है।
और आखिरी चीज़ जिसने कनाडा की रेपुटेशन को काफ़ी डैमेज किया है वो है हेल्थ केयर सिस्टम। कैनेडियंस को सबसे ज़्यादा प्राइड अपनी हेल्थ केयर सिस्टम पे था, बट अब वो भी बुरी तरह इफ़ेक्ट हुआ है। स्पेशली आफ्टर कोविड बहुत से कैनेडियन ब्लॉगर्स ने इस इश्यू को रेस किया है कि 2019 से पहले आप किसी भी वक्त क्लिनिक में जा सकते थे और आपको उसी दिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, मगर अब लोगों को कई कई हफ्ते और इवन महीने इंतज़ार करना पड़ता है। इस वक्त कनाडा में एवरेज टाइम 2227 वीक्स चल रहा है। मतलब आपको कोई भी बीमारी है तो नेशनल हेल्थ सर्विस में आपका नंबर ऑन एवरेज 4 महीने बाद आएगा। अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है तो आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, मगर उधर भी प्रायोरिटी की बेसिस पे एडमिशन होता है। फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक या एक्सीडेंट वगैरह के पेशेंट प्रायोरिटी पे होते हैं, जबकि बाकियों को ऑन होल्ड कर दिया जाता है। इसी तरह कैंसर स्क्रीनिंग को भी कम प्रायोरिटी पे रखा गया है, जिससे लोगों को लेट कैंसर डायग्नोसिस का खतरा बहुत बढ़ गया है। सो ऑल इन ऑल कनाडा अब वो वाला कनाडा नहीं जिसके बारे में हम सुनते आए थे। थिंग्स हैव चेंज्ड, और कनाडा के केस में दे हैव चेंज्ड फॉर द वर्स। इस सब के कसूरवार जस्टिन गुडाउ की हुकूमत है या नहीं, आपको इस पर बहुत से डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे, बट एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल रेटिंग इस वक्त लोएस्ट है और 2025 के इलेक्शन में उनको बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। कई पाकिस्तानी और इंडियंस कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई से काफ़ी नाखुश है, और ख़ास तौर पर जिनको वाइट कॉलर जॉब नहीं मिली वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। आप लोग कनाडा की सिचुएशन के बारे में क्या जानते हैं, और जो कुछ इस वीडियो में बताया गया है उससे कितना एग्री करते हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग